अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। हमने दो वेक्टर को जमा किया किसके ज़रिए, उसके कंपोनेंट को यूज़ करते हुए। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास उस एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास ई कैट, एम कैट और पीपीएससी में आते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से जिसके ज़रिए हमने दो वेक्टर को जमा किया। तो सबसे पहले वो एमसीक्यू ये पूछता है, मैं स्टेटमेंट स्टूडेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे, आपने उनमें से किसी एक को टिक कर लेना है। तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये है, वो ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है रिजल्टेंट है। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट दोबारा, हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो नीचे ऑप्शन हमारे पास है। पहला हमारे पास है आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R1 स्केयर, R2 स्केयर। पहला हमारे पास ये आ जाता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये आ जाता है, R1 स्केयर प्लस R2 का स्केयर प्लस 2R1 R2 कोस थीटा। दूसरा हमारे पास ये आ गया। और तीसरा हमारे पास आ जाता है नन। तो स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर हो और उनकी वजह से कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर बने, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट अक्सर बच्चे जो होते हैं वो हमारे पास इसके ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो असल आंसर है वो ये है। ये उसका एक केस है, ये हम उसी वक्त यूज़ करेंगे जब हमारे पास एंगल दो वेक्टर के दरमियान 90 का होगा। जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 का होगा तो उस वक्त हमारे पास ये फार्मूला होगा। अदरवाइज किसी भी कोई भी केस हो, हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इससे आगे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी हम उसको यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें कोस 90 पुट करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह का आ जाएगा। तो हमेशा हमने दो वेक्टर की वजह से जो रिजल्टेंट बना उसकी मैग्नीट्यूड को प्रूव करने के लिए हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये तो था हमारे पास पहला एमसीक्यू। अब दूसरा वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास वो कहता है दो वेक्टर है, एक की मैग्नीट्यूड वो कहता है 3 है और एक की मैग्नीट्यूड वो कहता है 4 है, और वह कहता है उनकी वजह से जो रिजल्टेंट बना है वो कितना है, 5 है। स्टूडेंट सुन लें, वो कहता है एक वेक्टर ए उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, बी की मैग्नीट्यूड वो कहता है 4 है, और वो कहता है इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट बना उसकी मैग्नीट्यूड वो कहता है 5 है। तो बताओ कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा इस कैलकुलेशन के लिए। बी की मैग्नीट्यूड 3, बी की हमारे पास 4 और दो वेक्टर की वजह से जो रिजल्टेंट आया उसकी मैग्नीट्यूड 5। तो वह कहता है कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। बिल्कुल नीचे उसी तरह के हमारे पास ऑप्शन है R1 प्लस RA। अब हमारे पास वेक्टर ए है तो ए का स्केयर कर लेते हैं प्लस बी का स्केयर कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा 2A कोस एंगल, ऊपर अंडर रूट आ गया। दूसरा हमारे पास है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2A बी। हमारे पास सिर्फ इतनी है, इसका हमारे पास स्टूडेंट स्केयर आ जाएगा और तीसरा फिर उसी तरह हमारे पास आ जाएगा नन। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए 3 है, दूसरा वेक्टर 4 है और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट बना उसकी मैग्नीट्यूड 5 है। तो बताओ कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इस कैलकुलेशन के लिए। तो स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसमें करते हैं। तो हमें जब इसमें की तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्केयर 4 का स्केयर 2 3 4, और अब हमारे पास एंगल की वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं मालूम। तो अब हम देखते हैं इस फार्मूले को कि क्या ये फार्मूला हमारे पास ये कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एग्री होगा या नहीं। जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, वो बराबर आ गया 25 के, और 25 का अंडर रूट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, 5 के। तो यहाँ से क्या पता चला कि हम अब इस कैलकुलेशन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें एंगल ही नहीं पता, और हमने बस इसी फार्मूले को यूज़ करा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमारा जो रिजल्टेंट था वो 5 आ गया। तो हमारे पास अब ऑप्शन कौन सा होगा, ये। तो ये तो थे हमारे पास एमसीक्यू। दूसरा, अब तीसरा एमसीक्यू स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसकी मैग्नीट्यूड है 5 है।
ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5, और फिर वो कहता है बी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है। तो वो कहता है कि इन दो वेक्टर के दरमियान कितना एंगल होगा कि इनका रिजल्टेंट भी 5 मैग्नीट्यूड का है। तो दोबारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहता है ए वेक्टर 5 है, बी वेक्टर भी 5 है। वो कहता है कि इनके दरमियान कितना एंगल है कि उनका रिजल्टेंट भी 5 मैग्नीट्यूड का है। जितना उनका वेक्टर दो वेक्टर थे उसकी वजह से जो रिजल्टेंट है वो भी 5 मैग्नीट्यूड का ही हो, तो कितना एंगल होगा। तो स्टूडेंट ये हमेशा एक ही केस है ऐसा जिसमें रिजल्टेंट और हमारे पास जो वेक्टर हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, उस वक्त हमारे पास एंगल होता है 120 का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर हमारे पास ये आ जाता है और ये न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकता है। तो बताओ कितना एंगल हमारे पास होगा जब हमारे पास रिजल्टेंट और जो दो वेक्टर हैं जिनकी वजह से वो रिजल्टेंट बना उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये हमारे पास 120 का एंगल होगा। इसको हम सोल्व भी करते हैं। इसको हम सोल्यूशन इस तरह करते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड का पता हमें ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी भी हमारे पास 5 है, और अब हमारे पास एंगल कितना है 120 का। ओवरऑल इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला, जब ए और बी जो कि 5 मैग्नीट्यूड के थे उनके दरमियान एंगल 120 का हो तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमारे पास 5 का ही होगा। तो ये स्टूडेंट याद रखना, हमेशा दो वेक्टर के दरमियान अगर एंगल 120 का होगा तो उसका रिजल्टेंट भी उन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये तो था हमारे पास तीसरा एमसीक्यू। अब ये कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास सपोज करो ये वेक्टर है। वो कहता है इसकी मैग्नीट्यूड ये है, इसका जो हमारे पास वेक्टर है वो ये है। वो कहता है इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा। तो हमने पढ़ा था कि हमने जब भी एंगल निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स हमारे पास y ओवर x होता है। अब हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स y हमारे पास 1 है और x भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो हमें वैसे भी पता चल रहा था कि इसमें x और y की वैल्यू सेम है। तो जब भी x और y की वैल्यू सेम हो तो उस वक्त जो हमारे पास एंगल होता है जो उस वेक्टर का वो 45 होगा। जब भी उस रिजल्टेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 1 1 है, उनका x में भी 1 है, y में भी 1 है, तो उसकी वजह से जो वेक्टर होगा उसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा 45। ये हमेशा याद रखना। ये तो थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अगर आप उसको देखेंगे आप उसको समझेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट जो हमारे पास एडिशन के हवाले से, चाहे वो हमारे पास हेड टू टेल रूल है, चाहे हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, कहीं से भी हो आपके सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल कौन सा है। तो वो ये कहता है, उसने ये हमारे पास फिगर दी हुई है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है 30 का। वो कहता है एक और वेक्टर है, कहता है एक और वेक्टर है बी, उसने इसको बी का नाम दिया और कहता है इसका हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है 60 का। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, और इनकी उसने मैग्नीट्यूड दिया। वो ये कहता है इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है और इसकी भी हमारे पास मैग्नीट्यूड 2 है। तो वो कहता है ये जो दो वेक्टर हैं ये अब जमा हो रहे हैं किसके जरिए, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। हमने इन दो वेक्टर को जमा किया किसके जरिए, इनके कंपोनेंट को यूज करते हुए। तो वो कहता है अब इसके कंपोनेंट को यूज करते हुए इन दो वेक्टर को जब हमने जमा किया तो उसका रिजल्टेंट बताओ। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें। वो कहता है कि इन दो वेक्टर को हमने जमा किया उसके कंपोनेंट को यूज करते हुए। तो वो कहता है कंपोनेंट को यूज करते हुए जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो हमारे पास बताओ। और फिर वो ये कहता है कि वो वाला जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए हेड टू टेल रूल के जो मेथड से। जिस तरह हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल में जमा करते हैं, जो जब उसी तरह का जो आंसर उसमें आए उसी तरह का आंसर हमारे पास इन दो वेक्टर को जब हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जमा करें तो हमारे पास जो आंसर उस वक्त आए उसी तरह का आंसर हमारे पास हेड टू टेल रूल में जब हम रिजल्टेंट निकाले तो उस वक्त आए। दोबारा सुन स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि वो सिंपली ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जो रिजल्ट है उसी तरह का रिजल्टेंट अगर हम उन दो वेक्टर को हेड टू टेल रूल से जमा करें तो बिल्कुल सेम आंसर है। या वो ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इक्वल है किसके, हेड टू टेल रूल के।
जिस तरह हमने हेड टू टेल रूल में जमा किया वेक्टर को, उसी तरह ही हम वेक्टर को एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी जमा कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा वो हेड टू टेल रूल का और उसका हमारे पास सेम होगा। तो अब हम पहले निकालते हैं, इन दो वेक्टर को जमा करते हैं इसके कंपोनेंट से, फिर हम जो आंसर आएगा फिर हम निकालेंगे हेड टू टेल रूल से, और फिर देखेंगे कि हमारे पास आंसर सेम आता भी है या नहीं। या हमने ऐसे इतना स्यापा कर लिया कि हमने ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा, इसका यूज है भी या नहीं, क्या ये हमारे पास इसका आंसर सही आता भी है या नहीं। तब हमें पता है कि जब भी हमने दो वेक्टर को जमा करना है उसके कंपोनेंट से, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। इस वेक्टर के इन दोनों वेक्टर के जो एक्स में हिस्से होते हैं उनको जमा कर देते हैं, और इन वेक्टर दोनों के जो वाई में हिस्से होते हैं उनको हम जमा कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आर एक्स क्या होता है। आर एक्स हमारे पास होता है उन दो वेक्टर का एक्स में हिस्सा, और आर वाई क्या होता है उन दो वेक्टर का हमारे पास वाई में हिस्सा। ये दो वेक्टर है, इनका अगर हम एक्स में हिस्सा लें तो ये इसका हमारे पास एक्स ये बनेगा, जब हम इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका हमारे पास बी एक्स ये बनेगा, और इसका ए एक्स ऐसे बने, ए वाई ऐसे बनेगा, और इसका बी वाई हमारे पास ऐसे बनेगा। जब हम इस वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमने क्या किया, उसका जो एक्स में हिस्सा था उनको जमा कर लिया, फिर उनका जो वाई में हिस्सा था हमने उसको जमा कर लिया। अब हमने ए एक्स निकालना है, बी एक्स निकालना है, उसमें पुट करना है। तो हमें पता है ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए कोस थीटा, प्लस बी एक्स किसके होगा, बी कोस थीटा, और ऐसे ही हमारे पास ये आई कैप आ जाएगा। हम इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, हमारे पास जे आ जाएगा। और अब हम प्लस दरम्यान में डालते हैं, ये वाई हमारे पास प्लेट होगा ये साइन एंगल प्लस बी साइन एंगल। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कितनी थी 2, और एंगल कितना था ए का 30, प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी 2 थी और एंगल कितना था उसका 60। आई कैप प्लस ए की मैग्नीट्यूड फिर 2, और ए का हमारे पास कितना एंगल था 30, और बी की मैग्नीट्यूड भी 2 और एंगल उसका कितना था 60। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर वाला आप स्टूडेंट नोट कर लें वीडियो पॉज करके। तो अब हमारे पास इधर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ऐसे ही आ गया, और जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास होता है 3√2 प्लस 2, ये हमारे पास होता है 1/2। ये सारा आई के इक्वल था। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास साइन 31/2 होता है, और दोबारा हमने कोस की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास होता है 3√2, और ये सारा किसके इक्वल था, जे के। जब हमने ये काटा, ये काट गए, ये हमारे पास आपस में काट गया, और ये कट गया, तो पीछे क्या बचा 3√1 आई, और हमारे पास 1 + 3√j। अब जब हमने इसको जमा किया तो वो हमारे पास बन गया, जब हमने 3 + 1 को जमा किया तो वो हमारे पास बन गया 2.73 आई प्लस 2.73 जी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आर के। लेकिन उसने ये कहा था कि इन दो वेक्टर की हमारे पास कंपोनेंट को यूज करते हुए मैग्नीट्यूड निकालो जो रिजल्टेंट आए। तो अब हमने इसका ये हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में आ गया, अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, हम जो एक्स के साथ हमारे पास होता है उसको से कर लेते हैं, और हमारे पास जो वाई के साथ होता है उसका से करके हम उसके ऊपर अंडर रूट डाल देते हैं। तो ये हमारे पास आर आ गया, इसका स्केल प्लस हमारे पास इसका स्केल, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। स्टूडेंट हमने देखा कि हम वेक्टर को कैसे जमा कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट को यूज करते हुए, और कंपोनेंट हमारे पास कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वो स्टूडेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान हमेशा एंगल है 90 का होगा, इसलिए आगे हमने कुछ नहीं लिखा। जब हम हेड टू टेल रूल में जमा करेंगे तो उस वक्त हम एंगल भी साथ लिखेंगे, क्योंकि उस वक्त हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से नहीं जमा कर रहे, उस वक्त हम सिंपली हेड टू टेल रूल से जमा कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को जमा कर रहे हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हमारे पास उसका एक्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था दोनों वेक्टर का, ये उसका वाई में हिस्सा था दोनों वेक्टर का, और उनके दरमियान एंगल कितना था एक्स और वाई में 90 का, इसलिए हमने आगे कोस 90 0, तो उसका हमने कुछ नहीं किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 3.86।
ये हमारे पास रिजल्टेंट आया जब हमने दो वेक्टर को जमा किया, किससे, उसके कंपोनेंट को यूज करते हुए जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे, इसलिए एंगल 90 था। हमने आगे कुछ भी नहीं डाला। अब इतना नहीं है, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अगर वो ये कहता है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब इन दो वेक्टर को हेड टू टेल रूल से भी जमा करो और ये प्रूव करो कि जब हम हेड टू टेल रूल से जमा करें तो उस वक्त भी आंसर ये आए हमारे पास है। चाहे मेथड कितने भी हो, रिजल्टेंट फिजिक्स में हमारे पास सेम ही आना चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए, रिजल्टेंट सेम ही होगा चाहे कितने मेथड यूज करें। तो वह कहता है इससे तो हमारे पास ही आ गया। अब आप हेड टू टेल रूल से जमा करें तो प्रूव करें कि उससे भी हमारे पास आंसर है ये ही आए, 3.86 ही आए, क्योंकि हमारे पास हेड टू टेल रूल भी वेक्टर को जमा करने का एक मेथड है। तो अब हम उन वेक्टर को जमा करते हैं हेड टू टेल रूल से। तो स्टूडेंट हम ये लिख लेते हैं इधर, हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया था 3.86। अब अपने हेड टू टेल रूल से जमा करना है। तो हमने पढ़ा हेड टू टेल रूल से कैसे जमा करते हैं, जो वेक्टर था हमने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे ए है हमारे पास। अब हम हेड टू टेल रूल से जमा करना है तो पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दें। पहले वेक्टर के हेड को जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो उसकी टेल से मिला देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा इस तरह का। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा बी, और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा सिंपली, जो कि इक्वल होगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के। अब वो कहता है कि जो इस आर ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड है वो भी 3.86 ही होनी चाहिए, जो कि हमने उसके कंपोनेंट्स को यूज करते हुए उनको जमा किया। तो अब हमें पता है कि हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो हमने क्या करना, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्केल प्लस बी स्केल। स्टूडेंट इतना ही नहीं, उस वक्त हमने कंपोनेंट को यूज किया था, इसलिए एंगल हमारे पास कितना था 90 का था। अब हमारे पास हमें एंगल का कुछ भी नहीं पता, अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एंगल उसका साथ लिखेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर, स्टूडेंट याद रखना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में नाम ही पता चल रहा है कि दो कंपोनेंट में एंगल 90 का था, इसलिए cos 90 0 था, हमने सिंपली वो वाला फार्मूला यूज किया। लेकिन अब हेड टू टेल रूल में हमारे पास 90 का एंगल दो वेक्टर के दरमियान नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है, इसलिए हमने ये लिखा। तो अब हमने देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टास्क है, हमें ए का भी पता है, बी का भी पता है, एंगल का नहीं पता, दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है। तो स्टूडेंट हमने पीछे देखा था, हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल को देखना हो तो हम उसको टेल बाय टेल से जोड़ते हैं। क्या स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल को देखना हो तो हम हमेशा उसको टेल बाय टेल से जोड़ते हैं। तो ये हमारे पास पहले वेक्टर टेल बाय टेल से जुड़े हुए हैं, ए ये है, बी ये है। अब हमने एंगल कौन सा लेना है, ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो लेना है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये 30 है, अब ए और बी के दरमियान कौन सा होगा, ये वाला होगा, इतना सा। तो अगर हम इस सारे में से इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि 60 में से अगर हम 30 को माइनस कर दें तो पीछे जो एंगल बचेगा वो ए और बी के दरमियान होगा। तो जो अब हमने 60 में से 30 को माइनस किया तो हमारे पास 30 एंगल आया जो कि ए और बी के दरमियान था। एक्स का ए के साथ 30 था, बी का एक्स के साथ 60 था, और दो के दरमियान कितना था 30। जब इस बड़े में से इसको माइनस किया तो ये पीछे हमारे पास बच गया जो कि था 30। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। तो 2 का स्केल, ये भी 2 का स्केल, 2 2 2, और अब हमारे पास कोस कितना है 30। जब हमने स्टूडेंट इसको कैलकुलेट किया हेड टू टेल रूल से, अब हमारे पास ये दो एंगल थे, इनके दरमियान कितना एंगल था 30 का। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट ये भी फाइनली हमारे पास कितना आया 3.86। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास चाहे हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट को यूज करते हुए जमा करें, चाहे वेक्टर को हेड टू टेल रूल से जमा करें, हमेशा आंसर हमारे पास सेम आएगा। चाहे ये इजी है हमारे पास, चाहे हमारे पास ये वाला इजी है, लेकिन इसमें एक बात है, इसमें एंगल फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो इजी था इसलिए हमने एंगल फाइंड कर लिया। हमने पिछले लेक्चर में वैसे देखा है कि दो वेक्टर के दरमियान एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, वो पूरा एक हमारे पास टॉपिक था। लेकिन जब कंपोनेंट की बात करेंगे उस वक्त तो वो इजी होगा, बिल्कुल उनके दरमियान एंगल 90 का होगा। सिंपली हमने ए स्केल और बी स्केल जो उसके कंपोनेंट एक्स और वाई में उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो चाहे जो भी मेथड यूज करे, हमें आंसर हमारे पास सेम ही आना चाहिए, और हमने देखा कि वो सेम आया। तो यहाँ से आई थिंक आप, आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। चाहे हम वेक्टर को जमा करें उसके कंपोनेंट से, चाहे वेक्टर को जमा करें हम हेड टू टेल रूल से, आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।